आज ऑफिस से वापस घर आया तो देखा कि बीवी किसी अजनबी के साथ वीडियो चैट पर मसरूफ़ थी। मुझे अपनी बीवी से इस तरह की बेवफाई की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैंने बीवी को बेवफाई की सज़ा देने का फ़ैसला किया। इससे कहा कि आओ आज कहीं घूमने चलते हैं। वो ये सुनकर बहुत हैरान हुई क्योंकि मसरूफियत की वजह से काफ़ी अरसा हम कहीं घूमने के लिए नहीं गए थे। वो खुशी खुशी गाड़ी में बैठी। मैंने गाड़ी का रुख किसी जंगल की तरफ मोड़ दिया। बीवी के हाथ पांव बांधना शुरू किए। वो मुझे आंखों ही से मुझे सवाल पूछ रही थी कि ऐसा क्यों कर रही हो, मगर मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। इसे गाड़ी से उठाकर एक अंधे कुएं में फेंक दिया। अब मैं मुतमिन था कि मैंने बदला ले लिया, क्योंकि बीवी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। घर वापस आया, बीवी का लैपटॉप खुला हुआ मिला था और एक नई ईमेल का नोटिफिकेशन आया हुआ था। ये किसी कैनेडियन सॉफ्टवेयर कंपनी की तरफ से था, जिन्होंने कहा कि मिस आयशा, आपको मुबारक हो, आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। ईमेल पढ़कर तो मेरा दिमाग घूम गया कि वो बेचारी किसी अजनबी के साथ चैट नहीं कर रही थी, बल्कि ऑनलाइन इंटरव्यू दे रही थी। मैंने गाड़ी निकाली और वापस जंगल की तरफ भगाई कि शायद बेचारी की सांसें चल रही हों। लेकिन जैसे ही कुएं में झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि कुएं के अंदर तो आयशा का बाप आज इसके कमरे में आया था और इसे काफ़ी देर तक डांटता रहा। मुझसे यही कह रहा था कि बेटी, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। नवीद का मुस्तकबिल मेरे सामने है। तुम्हारी सारी बहनों की शादियाँ अच्छे अच्छे ख़ानदानों में तय हुई। वो शहाना लाइफस्टाइल से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। इसलिए मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरी सबसे छोटी और लाडली बेटी का रिश्ता भी एक अमीर कबीर घराने में हो। और ऐसे घराने में रिश्ता करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मेरे अच्छे अच्छे ख़ानदानों के साथ ताल्लुकात हैं। लेकिन तुम्हारी ज़िद है कि नवीद से ही शादी करनी है, जबकि वो एक बैंक में मामूली सा क्लर्क है और 30,000 तनख्वाह से गुजारा कर रहा है। मुश्किल है एक छोटे से घर में रहना। आयशा ने जब अपने बाप के मुंह से ये अल्फाज सुने तो बाप से यही कहा कि बापा, आप ही मुझे नसीहत करते थे कि कभी भी अपनों को नहीं छोड़ना, इनसे लातल्लक नहीं होना। तो नवीद तो आपका अपना भतीजा है, आपके मरहूम भाई की निशानी है। बचपन से ही आप इससे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन जब देखा कि वो कोई अच्छी जॉब हासिल करने में नाकाम रहा, तब आपकी वो मोहब्बत नफरत में बदल चुकी है। ये कैसा इंसाफ कर रहे हैं? आयशा के बाप के पास अपनी बेटी के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। आखिर में वो ये कहता हुआ वापस चला कि बेटी, ज़िंदगी तुमने गुजारनी है। मेरा काम था तुझे समझाना और अच्छी तरह समझाना। अब अगर तुमने इस आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट बिल्कुल नहीं बनूंगा। बस तुम्हें वार्निंग दूंगा कि ज़िंदगी एक मुश्किल सफ़र के लिए तैयार हो जाओ। आने वाला सफ़र इतना आसान नहीं होगा जितना तुम समझ रही हो। कदम कदम पर तुम्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बगैर ऐसी कि गर्मियों के साथ महीना गुजारने पड़ेंगे, और तब तुम्हें समझ आएगी कि मेरा बाप ठीक कहता था। ये कहता हुआ नसीर साहब अपनी बेटी के कमरे से बाहर आया। आयशा की माँ कमरे से बाहर ये मुकालमा सुन रही थी। जब बाप बेटी की गुफ्तगू तमाम हुई तब वो अपने शोहर के कमरे में गई और कहा कि बात तो आपकी बेटी की बिल्कुल ठीक कह रही है। बचपन में ही जब मैंने इशारा दिया था कि आयशा को अपने भांजे को दूंगी, क्योंकि मेरी बहन ने आयशा की पैदाइश के मौके पर ही इसे अपने बेटे के लिए मांग लिया था, तब तो आपने यही कहा था कि नहीं, नवीद मेरे मरहूम भाई की निशानी है, लिहाजा आयशा की शादी नवीद के साथ ही होगी। मगर अब वो आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा तो आप नीयत से तल्लक ही ख़त्म कर रहे हैं। चूँकि नसीर साहब के पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था, लिहाजा इसने अपनी बीवी को डांटना शुरू कर दिया और कहा कि जिस बात का तुम्हें इल्म नहीं, इस पर इतनी बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। कुछ और भी बातें हैं जिनकी वजह से मैं नहीं चाहता कि नवीद की शादी मेरी बेटी का रिश्ता तय हो। मैं इस रिश्ते में रुकावट बिल्कुल नहीं बनूंगा। बस दुआ करना कि जो खदशात मेरे दिल में हैं वो गलत साबित हो जाएं और नवीद मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरे। दूसरी तरफ नवीद जिस बैंक में काम करता था, इसकी मैनेजर नवीद को बहुत पसंद करती थी। इसके बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और सिर्फ शौक पूरा करने के लिए वो जॉब कर रही थी, जबकि इसे किसी किस्म की जॉब करने की ज़रूरत तक नहीं थी। इसने नवीद के सामने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और चाहती हूँ कि आप मेरे हम सफ़र बने। लेकिन नवीद ने माजरत करते हुए यही कहा कि आप बहुत अच्छी खतून हैं, लेकिन मैं अपने कज़न से ही शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। ये सुनकर नूर की अना को बहुत ठेस पहुँची थी। इससे ये बात बर्दाश्त न हुई कि एक मामूली सा इंसान मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकता है।
हैरिस ने नवीद से इतना ज़रूर कहा कि तुमने जो फैसला किया है इस पर एक न एक दिन तुम्हें ज़रूर पछताओगे। देख लेना, मेरे ये अल्फाज किसी जगह लिख लो ताकि बाद में तुम्हें पता चले कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। नवीद ने कहा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये हकीकत है कि मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक लड़की से ही मोहब्बत की थी और वो मेरी कज़न आयशा है। कुछ अरसे बाद नवीद की आयशा से शादी हुई। सब घर वाले और रिश्तेदार इस शादी पर बहुत खुश थे, लेकिन फिर भी नसीर साहब का मुंह लटका हुआ था। आयशा ने कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया हुआ था और वो भी जॉब करने की ख्वाहिशमंद थी, मगर नवीद से इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी था। इसलिए इसने एक दिन नवीद से कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी जॉब करूं। आपको इस बात पर किसी किस्म का इतराज़ तो नहीं? नवीद ने मुस्कुराते हुए यही कहा कि मुझे भला क्यों इतराज़ होगा। अगर ये तुम्हारी ख्वाहिश है तो ज़रूर अपनी ये ख्वाहिश पूरी करो। शुरू शुरू में आयशा को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई जगह अप्लाई करने के बावजूद कोई मौजूद जॉब नहीं मिली, लिहाजा इसने एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग के लिए अप्लाई कर दिया। आयशा की क्वालिफिकेशन को देखते हुए इन्होंने आयशा को स्कूल में बतौर कंप्यूटर साइंस टीचर के तौर पर रख लिया। सैलरी 25,000 थी, लेकिन आयशा इस सैलरी पर काफ़ी मुतमिन थी कि कुछ ना होने से कुछ ना कुछ तो बेहतर है। आयशा ने इस बैंक में जहां इसका शोहर जॉब करता था इसमें भी अप्लाई किया था, क्योंकि आईटी सेक्टर में एक वैकेंसी खाली थी। लेकिन नूर चौंकी इस बैंक में एज अ मैनेजर काम कर रही थी, लिहाजा इसने सिलेक्शन कमेटी को ये बताया कि ये लड़की इस जॉब के लिए मौजू नहीं है, और यूँ आयशा की इस बैंक में सिलेक्शन न हो सकी। नूर को दिल ही दिल में इस बात का रंज था कि नवीद ने इससे क्यों रिजेक्ट किया, और आखिर आयशा में ऐसी कौन सी खूबी थी जिसकी वजह से इसने मुझसे शादी से इनकार कर लिया। वो नवीद के खिलाफ भी एक खतरनाक मंसूबा बना रही थी। वो किसी सूरत नहीं चाहती थी कि नवीद अब इससे बैंक में नजर आए, लिहाजा वो नवीद की भी इस बैंक से छुट्टी कराना चाहती थी। लिहाजा एक दिन इसने अपने बैंक की ही मुलाजमा लड़की को कुछ समझा बुझाकर अपना मंसूबा बताया और साथ साथ इसे पैसे भी दिए। लड़की ने एक साथ इतने पैसे देखे तो लालच में आ गई और एक दिन वो नवीद के पास से गुजरी तो नवीद पर चलाना शुरू कर दिया। घटिया इंसान, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मुझे छूने की? यह सुनकर नवीद हैरान हुआ। इसने नवीद पर अचानक बेड टच का इल्ज़ाम लगाया था और इसके साथ झगड़ा करने लगी। इस लड़के का रिश्तेदार भी इसी बैंक में था। जब इसने लड़की के मुंह से ये अल्फाज सुने तब वो नवीद के साथ झगड़ा करने लगा। बैंक के अक्सर मुलाजमीन ने नूर से इस बात का मुतालबा किया कि हमें ये शख्स इस बैंक में नहीं चाहिए, और वो भी यही चाहती थी। वो अपने इस मंसूबे में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी थी। इसने नवीद की शिकायत अपने से ऊपर वाले ऑफिसर को लगा दी और फिर वही हुआ जिसका खदशा था। बैंक वालों ने नवीद को इसकी जॉब से निकाल दिया। काफ़ी अरसे तक वो बेरोज़गार रहा, लेकिन तजर्बा होने की वजह से किसी दूसरे बैंक में काम करने लगा। नवीद को इसने अपने बैंक से फारग कर दिया, लेकिन वो फिर भी चैन से ना बैठी। नूर की नज़र इसकी बीवी पर थी। आयशा की एक दोस्त थी जिसका नाम समरीन था। नूर की भी इस लड़की से काफ़ी वक्फियत थी और एक दूसरे के घर आना जाना भी था। नूर ने बातों ही बातों में समरीन से पूछ लिया कि मुस्तकबिल में आयशा के क्या इरादे हैं। इसकी तालीम तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है। समरीन ने इसे बताया कि फ़िलहाल तो वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर की फील्ड में काम करना चाहती है। वो इस काम का काफ़ी तजर्बा भी रखती है, इसलिए वो बाहर के ममालिक की कंपनियों में भी अप्लाई कर रही है। नूर के दिमाग में एक खतरनाक मंसूबे ने जन्म लिया। सब कुछ होते हुए सिर्फ हसद की वजह से वो इस लड़की का घर खराब करना चाहती थी। समरीन ने नूर को बताया था कि आयशा ने एक बाहर की कंपनी में अप्लाई कर रखा है और कल इसका फ़लाँ टाइम पर इंटरव्यू भी है। नूर ने नवीद को कॉल की और कहा कि तुमने मुझे ठुकराया, लेकिन तुम्हारी किस्मत में एक ऐसी लड़की आई जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में अजनबी लड़कों के साथ दोस्ती कर रखी है। इस बात के मेरे पास काफ़ी सबूत भी हैं, और पिछले कई दिनों से किसी लड़के के साथ चैट कर रही है, और देखना कुछ दिनों बाद वो तुझे छोड़कर चली जाएगी। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो कल 12 बजे घर जाकर अपनी आंखों से सब कुछ देख लेना। नूर की ये बात सुनकर इसके दिल में शक के बीज ने जन्म लिया। वैसे तो आयशा पर किसी किस्म का शक नहीं करता था, लेकिन नूर ने इतने यकीन से कहा कि तुम्हारी बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसने फौरन हाफ लीफ ली और बाइक पर बैठकर घर की तरफ रवाना हुआ। वो बार बार यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि आयशा इसके साथ ऐसा करे। अगर इसने मुझे धोखा ही देना था तो फिर मुझसे शादी क्यों की? इस किस्म की बातें बार बार इसके दिमाग में आ रही थी, तो चुपके से अपने घर में दाखिल हुआ।
कमरे में झांक कर देखा तो इसकी बीवी किसी से वीडियो कॉल पर मसरूफ़ थी। इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कमरे के अंदर दाखिल हो सके, लिहाजा बाहर लान में बैठ गया। थोड़ी देर बाद आयशा इसके पास आई और कहा, आज आप ऑफिस से जल्दी वापस आ गए, खैरियत तो है ना? नवीद ने कहा कि हाँ खैरियत है, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। बल्कि हकीकत तो ये थी कि मैं अपनी इस ज़िंदगी से बोर हो चुका था। पिछले कई माह से हम कहीं घूमने के लिए नहीं गए थे, लिहाजा आज मौसम चूंकि अच्छा था, मेरे दिल में आया कि घर चला जाऊं और फिर हम कहीं घूमने के लिए चले जाएंगे। आयशा ने जब ये सुना तो बहुत खुश हुई और कहा कि आपने तो मेरे दिल की बात कर डाली। सच पूछे तो मैं भी आज यही सोच रही थी कि आप जैसे ही ऑफिस से वापस आएंगे तो आपसे ये गुजारिश करूंगी कि कल छुट्टी ले लें ताकि हम कहीं घूमने के लिए चले जाएं। तकरीबन 3 से 4 माह हो चुके हैं हम घर में ही हैं। नवीद ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ हाँ मैं वही कह रहा हूँ, तुम जल्दी से तैयारी कर लो ताकि आज हम कहीं घूमने के लिए चले जाएं। आयशा तैयार होकर आई जबकि नवीद ने गाड़ी तैयार की। वो बार बार अपनी बीवी को आवाज़ें दे रहा था कि जल्दी करो, देर हो रही है, हमने घर वापस भी आना है। बीवी आज हैरान थी कि आखिर नवीद को हो क्या गया है। इसे तो घूमने फिरने का इतना शौक भी नहीं था, लेकिन आज इसका मूड बहुत अच्छा चल रहा था। मगर वो बेचारी ये नहीं जानती थी कि नवीद के दिमाग में क्या चल रहा है। बीवी इससे पूछ रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तनवीद ने इसे जवाब दिया कि आज हम सफारी पार्क जा रहे हैं। आयशा ने इससे पूछा कि सफारी पार्क क्यों जा रहे हैं, तो वो बताने लगा वो जगह घूमने के लिए बहुत अच्छी है, ज़्यादा रश भी नहीं है और सुकून भी है। वो गाड़ी शहर से दूर लेकर जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी पार्क की बजाय जंगल की तरफ लेकर गया तो इस पर आयशा इससे पूछने लगी, क्या जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं? नवीद अपनी बीवी से कहने लगा कि एक ज़रूरी काम है, पहले हम जंगल में जाएंगे और इसके बाद जहाँ तुम कहोगी उधर ही जाएंगे। ये बात आयशा को हजम नहीं हो रही थी, लेकिन वो खामोश थी। नवीद जैसे ही जंगल में पहुंचा तो बीवी को बाजू से पकड़कर कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। आयशा की परेशानी में इजाफा हो रहा था। वो बार बार अपने शोहर से पूछ रही थी कि कौन सी चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आपकी बातों से खौफ महसूस होने लगा है। इस पर नवीद ने इससे कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एक बहुत ही नायाब चीज़ है जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। इसके बाद वो आयशा को एक पुराने कुएं के पास ले आया और काफ़ी गहरा था और इस पर लिखा था कि ये 500 साल पुराना कुआं है। पुराने ज़माने में इसी कुएं से लोग पानी भर कर ले जाते थे। इसमें शापर में से एक कपड़ा निकाला और फिर इस कपड़े से आयशा के हाथ और पांव बांधने लगा। वो चीख चीख कर कह रही थी कि ये आप क्यों कर रहे हैं, मगर वो कुछ नहीं बता रहा था, बस वो अपना काम कर रहा था। आयशा ज़्यादा शोर कर रही थी तो इसने आयशा के मुंह पर भी कपड़ा बांध दिया और फिर जल्दी से इसे कुएं के अंदर फेंक दिया। कुएं में फेंकने से पहले इसने आयशा के कान में कहा कि अब तुम ही बताओ कि बेवफाई की क्या सज़ा हो सकती है, इसके सिवा कि मैं तुझे खुद से अलग कर दूं और इस अंधे कुएं में फेंक दूं। नवीद मुतमिन होकर घर वापस आ रहा था। इस बात पर मुतमिन था कि इसने अपनी बेवफा बीवी से जान छुड़ा ली है। घर आया, अपने कमरे में दाखिल हुआ तो बीवी का लैपटॉप अभी तक वैसे ही लैपटॉप को चेक करने लगा। अचानक इसे एक नोटिफिकेशन वसूल हुआ जो कि किसी कंपनी की तरफ से था। इसने पढ़ा तो इसके रोंगटे खड़े हो गए, जिसमें लिखा था कि मिस आयशा, आपको मुबारक हो, आपकी सिलेक्शन हमारी कंपनी में हो चुकी है। आप बतौर डेवलपर ऑनलाइन वर्क कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ शराइत और नीचे काफ़ी अच्छी सैलरी भी लिखी थी। ईमेल पढ़कर वो अपने आप को मलामत करने लगा और सोचने लगा कि वो बिल्कुल गलत था। नूर ने जो कुछ इसके दिल में जहर भरा था वो इसमें अंधा हो चुका था और इस बात की तस्दीक तक ना की कि आखिर वो कर क्या रही है। अब वो इस हकीकत से आगाह हो चुका था कि इसकी बीवी किसी अजनबी के साथ दोस्ती नहीं बल्कि ऑनलाइन जॉब के लिए इंटरव्यू दे रही थी। वो परेशान होकर वापस गाड़ी में बैठा और जंगल की तरफ जाने लगा, यही सोचते हुए कि शायद इसकी बीवी अभी जिंदा हो। वो जल्दी से जंगल में पहुंचा, गाड़ी से उतरकर कुएं में झांका, देखा तो जोर जोर से आवाज़ें देने लगा। आयशा, कहाँ हो तुम? क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुन रही है? इसने एक बड़ी सी रस्सी कुएं के साथ वाले दरख्त के साथ बांधी और फिर रस्सी की मदद से वो कुएं के अंदर जाने लगा। ये काफ़ी खौफनाक और गहरा कुआं था, लेकिन वो इसकी गहराई में पहुंचने में कामयाब हो गया। मगर वो जैसे ही कुएं की गहराई में पहुंचा तो इसकी रूह लरज़ गई, क्योंकि वहां आयशा मौजूद नहीं थी। वो हैरान था कि ऐसा कैसे मुमकिन है। कुएं से बाहर जाने के लिए कोई किसी किस्म का रास्ता मौजूद नहीं, तो आयशा आखिर कहाँ जा सकती है। वो कुएं के बाहर आया, इधर उधर देखने लगा। इस इंसान का नाम और निशान वहाँ मौजूद नहीं था। वो बुलंद आवाज़ में पुकारने लगा, आयशा कहाँ हो? आयशा, अगर मेरी बात सुन रही हो तो मुझे माफ़ कर दो।
मुझ से बहुत बड़ी भूल हो गई, मगर इससे किसी किस्म का जवाब वसूल नहीं हो रहा था। वो रोता हुआ वापस चला गया। दूसरी तरफ वो जैसे ही आयशा को अंधे कुएं में फेंक कर चला गया तो आयशा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। इस जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी कि शायद इसकी मदद के लिए कोई आ जाए, लेकिन वो जो बात जान चुकी थी कि नवीद अब वापस नहीं आएगा, वो नवीद की तरफ से काफ़ी मायूस हो चुकी थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नवीद को क्या हुआ है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक बूढ़ा देहाती इस जंगल में लकड़ियां काट रहा था। दूर से इसने आयशा की चीखने की आवाज़ सुनी तो आवाज़ की समत भांगना शुरू किया। फिर इसे इस बात का यकीन हो गया कि कुएं के अंदर कोई न कोई औरत मौजूद है। इसने कुएं में रस्सी लटकाकर आयशा को इस ऐसे बाहर ले निकाला और फिर इसे अपनी झोंपड़ी में ले आया। इस बूढ़े देहाती की एक बीवी भी थी। वो झोंपड़ी में मियाँ बीवी अकेले रहते थे। इनकी कोई औलाद नहीं थी। आयशा को कुछ जख्म आए थे जिसके लिए बूढ़े आदमी ने मरहम पट्टी की, और जब आयशा सेहतमंद होगी तब इसने पूछा कि बेटा तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है, अगर तुम कहो तो तुम्हें घर में छोड़ कर आता हूँ। मगर आयशा ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि फ़िलहाल मैं इधर आप लोगों के पास आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। आप लोगों के मुझ पर जो एहसान किया है, मैं इस एहसान का बदले में आप लोगों की कुछ खिदमत करना चाहती हूँ। आयशा का बाप अपनी बेटी की वजह से परेशान था और नवीद से बार बार पूछ रहा था कि वो कहाँ है, जबकि नवीद यही कह रहा था कि हम दोनों घूमने गए थे, मैं कॉल में मसरूफ़ हो गया, तो इसके बाद मुझे नहीं मालूम कि आयशा कहाँ गई। मगर वो नवीद को घर बयान से पकड़कर बार बार यही कहता था कि तुम्हारी आंखें कुछ और बता रही हैं, तुमने ज़रूर मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा वैसा किया है। मगर वो अपने ससुर के सामने यही झूठ बोलता रहा। मैंने थाने में भी गुमशुदगी की रिपोर्ट जमा कराई है। आप मुझ पर भरोसा रखें, वो जल्द वापस आ जाएगी। आयशा इन बूढ़े मियाँ बीवी की खिदमत करने लगी। उन्होंने कुछ बकरियां पाल रखी थी जिनका दूध धोकर वो इन दोनों को पेश करती थी और वो बुजुर्ग इनको दवाएं देते थे। एक दिन बूढ़े देहाती ने आयशा से कहा कि बेटा, यहाँ जंगल में एक आदमी रोज़ाना आता है, दिन में 3 से 4 मरतबा आता है। वो कुएं के पास जाता है, फिर रो रो के वापस चला जाता है। मैंने इससे पूछा तो कहने लगा कि मेरी बीवी गुम हो गई है। मुझे इस बात का शक है कि वो तुझे जानता है। इस पर आयशा ने हाथ जोड़कर इस बुजुर्ग से कहा कि बाबा जी, जब तक मैं खुद ना कहूँ आपने इसे कुछ नहीं बताना। मैं मानती हूँ कि मैं इसकी बीवी हूँ, मगर मैं फ़िलहाल इसके पास नहीं जाना चाहती। बूढ़े बुजुर्ग ने आयशा से वादा किया कि तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, मैं इस नौजवान को कुछ नहीं बताऊंगा। नवीद मसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर जंगल में आता, इस कुएं के किनारे में बैठकर अपने सर में खाक डालता और रो रो कर फिर वापस चला जाता। बूढ़ा देहाती रोज़ाना आयशा को नवीद के बारे में इतला देता था। नवीद ने जाब छोड़ दी, इसे खाने पीने का भी होश ना था। वो नूर के पास भी गया था और इसे कहा कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, लेकिन ये बात याद रखना, ज़िंदगी में कभी तुम भी खुश नहीं रह पाओगी। नूर से यही कह रही थी कि तुम एक घटिया शख्स थे और अल्लाह ने मुझे बचा लिया। एक ऐसा शख्स जो मेरे कहने पर अपनी बीवी के साथ ऐसा कर सकता है, वो मोहब्बत के काबिल ही नहीं था। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। हकीकत यह है कि तुम खुद अंदर से खोखले हो। अपनी बीवी पर तुम्हें भरोसा ही नहीं। बूढ़े देहाती ने दूर से देखा कि नवीद कुएं के किनारे बैठकर रो रहा है। फिर वो कुएं की दीवार पर खड़ा हो गया और फिर रोते हुए इसने छलांग लगा दी। बूढ़ा देहाती भाग कर गया। जैसे इसने आयशा की मदद की, वैसे ही इसने नवीद की मदद करना चाहिए, लेकिन चूंकि वो एक मर्द था, वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो नवीद को कुएं से बाहर नहीं निकाल सकता था। इसने कुछ साथियों की मदद ली और फिर इसे कुएं से बाहर निकाल लाया। वो नवीद को भी अपनी झोंपड़ी में ले गया, लेकिन आयशा इसके सामने ना आई। इसने आयशा को मुझे बात बताई कि इसने खुदकुशी करने की कोशिश की, ये अपनी जान लेना चाहता था, लेकिन मैंने इसे कुएं से बाहर निकाला। नवीद को जब होश आया तो बुजुर्ग ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो इस पर इसने कहा कि मेरी ज़िंदगी का अब कोई मकसद नहीं है। मैं अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था। किसी की बातों में आकर मैंने इसकी जान ली और अब मैं ज़िंदा रहना नहीं चाहता। बूढ़ी देहाती ने इससे नसीहत की कि बेटा, मेरी एक बात याद रखना, किसी से मोहब्बत करना आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। रिश्ता करना बहुत आसान है, रिश्ते को निभाना बहुत कठिन काम है। अगर एक बार किसी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है तो फिर किसी की बातों में आकर इससे बदगुमान नहीं होना चाहिए, और किसी काम में जल्दी हमेशा इंसान को बर्बाद करती है। हमेशा हर बात की तहकीक कर लेनी चाहिए ताकि इससे कोई गलती ना हो। नवीद ने रोते हुए इस बूढ़े देहाती से कहा कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि इंसान ठोकर खा कर ही सीखता है, और मैं ये बात सीख चुका हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी बीवी को खोना पड़ा। वो रो रहा था जबकि अचानक आयशा इसके सामने आई। नवीद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसे महसूस हो रहा था कि वो सपना देख रहा है।
اس نے عائشہ سے معافی مانگی اور پھر بزرگ نے اسے بتایا کہ کس طرح اس نے عائشہ کی مدد کی۔ نوید نے اس بزرگ سے کہا کہ بابا جی، آپ نے مجھے خرید لیا۔ آپ نے مجھ پر جو احسان کیا میں زندگی بھر نہیں چکا پاؤں گا۔ وہ دونوں گھر واپس جا رہے تھے اس عہد کے ساتھ کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے پر بھروسہ کریں گے، کیونکہ بھروسہ ہی ایک کامیاب زندگی کی ضمانت ہے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، مشکلات بھی زندگی کا حصہ ہیں، مگر اگر مخلص ساتھی میسر ہو تو زندگی کا یہ مشکل سفر بھی کٹ ہی جاتا ہے۔